हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ रहे हैं? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो ऐसी बातें थी जो कि आप भूल सकते हैं। वो ऐसी बातें थी जो कि आप भूल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने करेंट के बारे में पढ़ा। करेंट क्या होता है? करेंट इन द सेंस फ्लो, कोई चीज का प्रवाह। ठीक है। उसके बाद करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, इसका मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज। फिर उसका मैग्नीट्यूड, कैसे उसको मेजर करते हैं, तो चार्ज पर यूनिट टाइम। उसको दो तरीके से मेजर करते हैं, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। उसे हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज कैरियर क्या होता है। चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो चार्ज को ढोता है, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, चार्ज का संवहन करता है, उसे कहते हैं चार्ज कैरियर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं, और लिक्विड में या कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, तो उसमें आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों चार्ज कैरियर का काम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका आता है गैस। गैस में भी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन चार्ज कैरियर का काम करता है। सॉलिड में कंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर भी होता है और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का काम करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। और इंसुलेटर में कोई भी चार्ज कैरियर का काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं। और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों चार्ज कैरियर का काम करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्टर से किस प्रकार से करंट या इलेक्ट्रॉन पास करता है। उसमें हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, फिर रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी और इन सब के बीच संबंध पढ़ा। उसके बाद रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का प्रभाव पढ़ा, किस तरह से होता है। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। इस प्रकार हमने सुपर कंडक्टर पढ़ा, थर्मिस्टर पढ़ा, बहुत सारी चीजें, और लास्ट में कलर कोडिंग। और जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है, इलेक्ट्रॉन पास करता है, तो इलेक्ट्रॉन लैटिस से टकराता है, जिससे कि वो अपना एनर्जी लूज कर देता है, जो कि हीट के रूप में आपको प्राप्त होता है। जो किसके रूप में प्राप्त होता है? हीट के रूप में। तो ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था। V=IR करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इक्वेशन लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अच्छी बात मानी जाती है, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट हो। वो बहुत हर समय इजी चीज को ध्यान में रख करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे वीक होते जाएंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, अगर आप किसी सब्जेक्ट को बहुत समझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम बहुत कुछ समझ रहे हैं, तो गो फॉर द हायर लेवल ऑफ द बुक, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट गेटिंग सो मच। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको फिजिक्स में भी लग रहा है कि बहुत समझ रहे हैं, तो गो फॉर हायर लेवल बुक। क्योंकि सिर्फ ये सोचना कि हम बहुत समझ रहे हैं और एक्चुअल में समझना में अंतर होता है। तो शायद आपको हायर लेवल की बुक में पता चले कि हम उतना नहीं समझ रहे थे जितना हमको लग रहा था कि हम समझ रहे हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और उसमें हम सबसे पहले पिछले क्लास के बारे में, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट में मैं आपके पिछले क्लास का क्वेश्चन निकालता हूं। ये था क्वेश्चन पिछले क्लास का, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन था ये। ठीक है। अगर आप नए हैं या कुछ भी,
तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये V1 पोटेंशियल है, ये V2 पोटेंशियल है, करंट आई जा रहा है, रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार V1 माइनस V2 इक्वल टू IR। ओम के नियम के अनुसार V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या होगा, IR। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हायर में लोअर को घटा इक्वल टू हायर। ये वाला जो इक्वेशन है आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जबकि मेरे हिसाब से ये सबसे इजी भी है, परंतु फिर भी मैं बोलता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? चलिए अब ये है V1 और ये है V2। ठीक है, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू IR, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आप अपना यूज कर सकते हैं। अब यहां देखिए VA है आपका 80 वोल्ट, VC नहीं पता, VD नहीं पता और VB है 10 वोल्ट, बीच का 3 ओम, 8 ओम, 4 ओम आपको कहता है VC और VD ज्ञात करें। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया, तो ध्यान से देखिए, हम लिखना शुरू करते हैं। इक्वेशन 1 VA माइनस VC इक्वल टू, आप करंट मान लें कितना I, तो 3I। ठीक है, तो VA आपका कितना था, 80 था, तो आप लिख दें 80। उसके बाद फिर VC माइनस VD इक्वल टू 8I, फिर VD माइनस VB जो कि आपका कितना है, आपका है 10 वोल्ट इक्वल टू 4I। ये अगर आप करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है आपका लेवल सही है। ये अगर आप करने में सक्षम हैं तो आपका लेवल सही है। तो ध्यान से देखिए, ये कैंसल, ये कैंसल, 80 माइनस 10 यानी कि 70 इक्वल टू 8 4 3 15I, 15I। तो I इक्वल टू हो गया 70/15 यानी कि 14/3 एम्पियर। I का मान पता चल गया। अब अगर I का मान पता चल गया तो हमको VC का भी मान आराम से पता चल जाएगा। अब फिर से लिखेंगे 80 माइनस VC इक्वल टू 3 इंटू 14/3, 3 3 कैंसल, तो आया 80 माइनस VC इक्वल टू 14, ये इधर गया इधर, तो 80 माइनस 14 इक्वल टू VC, 80 माइनस 14 इक्वल टू, तो VC इक्वल टू आ गया 80 माइनस 14, 80 में 14 चला गया, कितना बचा, 66 वोल्ट। तो ये आपका आ गया 66 वोल्ट। अब अगर ये 66 आ गया तो आप आराम से ये भी निकाल सकते हैं करंट तो कितना है, करंट आपको पता है। तो ये बहुत ही आसान है। सेम काम इसमें भी करना है, सेम काम। इसको आप 120 वोल्ट का अगर बैटरी लगा हुआ है तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 120 वोल्ट, यानी ये 120 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। तो अब यहाँ से करंट तो कुछ जाएगा, मान लिया जाए I, तो आप लिख सकते हैं 120 वोल्ट माइनस VA इक्वल टू 2I। बहुत ही सिंपल है। फिर VA माइनस VB बराबर 4I, और फिर VB माइनस 0, VB माइनस 0 इक्वल टू 6I। कैंसल कर दीजिए, 120 इक्वल टू 12I, I इक्वल टू 10 एम्पियर, I का मान आ गया 10। तो अब 120 माइनस VA बराबर 2 इंटू 10, तो ये हुआ 20, ये इधर आया, तो VA इक्वल टू आ गया 100 वोल्ट। तो इस तरह से यहाँ भी निकाल लिए 100 वोल्ट, फिर ये निकल गया तो वो भी निकल जाएगा। तो दिस इज द रियल। देखिए ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं इसका मतलब है कि आप सब कुछ समझ जाएंगे। यही है, जितना चीज अभी तक मैं पढ़े उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है।
क्लियर? तो इस चीज़ों को बार बार हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि बहुत दिक्कत हो रही है, इसके चलते टाइमिंग को ठीक करने के लिए अब अगर सुबह 4 बजे उठ के आपको लाइव देंगे तो आप तो नहीं देखेंगे, ये तय है। ये मुझे पता है, सुबह 4 बजे उठ के लाइव दिया जाएगा, आप नहीं देखेंगे। तो बहुत मुश्किल है। टाइम आपको रात में देंगे 12 बजे, आप फिर भी नहीं देखेंगे। लेकिन मेरे लिए 24 घंटे एक जैसे होते हैं। मेरे लिए 24 घंटे में कोई घंटा ऐसा नहीं है जिसमें मैं काम नहीं करूं, और कोई घंटा ऐसा नहीं है जिसमें काम करूं। मैं कभी भी काम कर सकता हूं, किसी भी हालात में काम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है इंसान वही है जो अपने मुश्किलों का सामना करे, उसका समाधान निकाले और आगे बढ़े। तो दोस्तों, संडे को हम लोग हो सकता है बात करें कि क्या किया जा सकता है, टाइमिंग कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लेट होता है, आप भी कहीं ना कहीं क्लास जाते हैं और फिर आपका भी लेक्चर छूटने लगता है। और अगर आपका एक बार लेक्चर छूटता है, आप धीरे धीरे पीछे होते जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती जाती है। इसलिए मैं तो कभी भी आप 4 बजे सुबह बोलोगे, मैं 4 बजे उठ के लाइव आ जाऊंगा। पर फिर मैं 5 बजे अगर प्राइवेट कर दूंगा तो बच्चों को बहुत परेशानी होने लगेगी, क्योंकि सारे बच्चे नहीं जग सकते हैं। मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मैं जो आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, मुझे पता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल, ध्यान दीजिए इधर। मान लिया जाए ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, ठीक है? ये 3 है, ये समझिए 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। एकदम सिंपली देखते जाइए, आपको महसूस होगा कि ये सब एक मजाक है। आपके लेवल के स्टूडेंट के लिए ये सब चीजें बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। अब आप सोचो, एकदम ध्यान से सोचो, एकदम ध्यान से, मजा ना आए तो बोलना, ठीक है? ये समझिए आपका है 70 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट, ठीक है? अब जितना हम लोग जितना सीखे हैं उसके हिसाब से हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो मान लिया जाए इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, तो 70 माइनस VA इक्वल टू करंट मान लेते हैं I। करंट तो सब में आई जाएगा, यानी कि 4I। फिर VA माइनस VB इक्वल टू 3I, और फिर VB माइनस 10 इक्वल टू 5I। अब देखिए ये कैंसल, 60 इक्वल टू 12I। I इक्वल टू कितना? I इक्वल टू कितना? 5 एम्पियर। I इक्वल टू कितना? 5 एम्पियर। ये बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि यही वोल्ट रखना है हमको 70, और इधर भी यही वोल्ट रखना है, कितना? 10 वोल्ट, लेकिन इतना सारे रेजिस्टेंस के बदले में एक ही रेजिस्टेंस लगाना है और करंट सेम जाए, तो करंट इन द सेंस कितना आ जाए? करंट जाए 5 ओम। तो पूछेगा कि इस रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। इसके बदले में एक ही रेजिस्टेंस लगाना है और करंट जाए 5 ओम। तब आप क्या करेंगे? तब आप लिखेंगे 70 माइनस 10 इक्वल टू I इंटू R। तो देखिए, तो 70 माइनस 10 कितना हुआ? 70 माइनस 10 कितना हुआ? 60 बराबर 5R, R बराबर कितना? 60/5, यानी कितना? 12 ओम। तो अगर इस सब के जगह पे यहाँ 12 ओम लगा दिया जाए तो भी करंट कितना जाए? 5 ओम नहीं होगा, 5 एम्पियर, माफ कीजिएगा, 5 एम्पियर। अगर
इस सब के बदले में हम क्या लगा दें 12 ओम, तो भी करंट कितना होगा 5 एम्पियर। हाँ या ना? इसका मतलब है कि इसके बदले में अगर ये दे दिया जाए, इसके बदले में अगर ये दे दिया जाए तो करंट जो है, करंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बदले में ये दे दिया जाए तो करंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जानते हैं इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? समतुल्य प्रतिरोध। देखिए, रट्टा मार के उसको बना लेना, याद रख लेना कि जोड़ देते हैं, ये बहुत आसान बात है। लेकिन आप ये समझिए कि क्या किए हम, कैसे निकालेंगे। कोई भी सर्किट देगा, हम कैसे निकालेंगे कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो क्या करेंगे, पहले उस सर्किट में हम करंट निकाल लेंगे और सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे उतने करंट के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर उतने ही करंट के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए, उसी को क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी को क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि इन सब के बदले क्या डालें कि करंट वही हो जाए। तो 12, अब देखिए 4 3 7 5 12, यानी कि इसको जोड़ के उतना ही डाल दीजिएगा तो करंट सेम होगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत टफ चीज है। अब इसको और भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, एक दो और एग्जाम्पल लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, मान लिया जाए एक सर्किट इस प्रकार से, मान लिया जाए एक सर्किट इस प्रकार से। बहुत ही बेकार सा एक सर्किट है। इस तरह बहुत बेकार सा एक सर्किट है, एकदम परेशान करने वाला, ए और बी इस तरह से। बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ध्यान से समझिए, इसका समतुल्य, इसका मतलब हुआ कि इन सब के बदले, इन सब के बदले हमको सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस चाहिए। इन सब के बदले हमको सिर्फ एक रेजिस्टेंस चाहिए जो कि उतना ही करंट पास करने दे। अगर इसमें हमारा I पास कर रहा है तो इसमें भी हमारा कितना पास करे, I ही पास करे। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर इसमें भी करंट I ही पास हो रहा है, यानी कि अगर इसमें करंट 5 एम्पियर पास हो रहा था और इसमें भी 5 ही एम्पियर पास हो रहा है उसी ए बी सिरे के पोटेंशियल डिफरेंस पर, इसका मतलब है इसका ये क्या हुआ इक्विवेलेंट। क्या हुआ इक्विवेलेंट, समतुल्य। यानी इसके बदले में आप ये लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको करंट पता कर लेना है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, करंट पता कर लेना है। और जब करंट पता चल गया तब यहां से सॉल्व करके आर का मान पता कर लेना है। तो किसी भी सर्किट का, अगर आप अच्छे कंपटीशन में काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखिए हम बच्चे जैसा तो बता देंगे, 10th वाला लेवल आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर कोई बहुत मुश्किल सर्किट दे दिया तो हमको क्या करना है, उसमें हमको करंट निकाल लेना है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए ये मान लिया जाए। ये 5 एम्पियर करंट आ गया सॉल्व करके, ठीक है, ध्यान से सुनिए। और ये है समझिए आपका 40 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट। तो यहां भी कितना होगा 40 वोल्ट और यहां भी कितना होगा 10 वोल्ट। तो अब तो करंट हमको पता है कितना 5,
तो अब हम क्या सोचेंगे कि ये कितना होना चाहिए जिससे कि 5 हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 40 माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 10 बटे 5 यानी कि 6 ओम। इसका मतलब है ये कितना ओम है, 6 ओम। तो अगर हमको करंट पता चल गया तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा। ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। तो अब हम शुरू करते हैं, अब हम वो बचपन वाला शुरू करते हैं जो कि आप समझ के सुन के खुश होते हैं। आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है या कोई दिक्कत भी है? आई होप नहीं होगा दिक्कत। तो चलिए अब बचपन वाला स्टार्ट किया जाए, जो देख करके आपको बहुत मजा आता था। सबसे पहला जो हम डेफिनेशन लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, वो लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हिंदी इसका क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध। किसी भी, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को पढ़ रहे हैं, वो भी एकदम बेसिक, क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई खास जान नहीं है, ठीक है, जो जान, पर इसमें भी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण हो। ध्यान से सुनिएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध, क्या डेफिनेशन होगा इसका, ठीक है। द रेजिस्टेंस which can allow same amount of current at same potential difference if all the resistors replaced by it। कहता है कि यदि दिए गए परिपथ के सभी प्रतिरोधों, यदि दिए गए परिपथ के सभी प्रतिरोधों को, देखिए, यदि दिए गए परिपथ के सभी प्रतिरोधों को एक प्रतिरोध के द्वारा स्थानांतरित किया जाए और उससे उतनी ही धारा, उतने ही विभवांतर पर प्रवाहित हो, तो इसे क्या कहेंगे, समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। समतुल्य
प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? बहुत, अब देखिए एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल, इस तरह से एक सर्किट बनाए, इसको कहिए ए और इसको कहिए बी। ये हुआ वी ए और ये हुआ वी बी। ठीक है, अगर इसमें आई करंट पास कर रहा है, ठीक है, ये समझिए है R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा, कहने का मतलब इन सब के बदले एक ही रेजिस्टेंस डालना है जिसको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट, और वही पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट कितना हो, आई। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा बोलिए? तो आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो आप समझिए क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिए। आप जानते हैं VA माइनस VB इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? VA माइनस VB बाय आई, हाँ या ना? तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB बाय आई। तो कभी भी आर इक्विवेलेंट निकालने का यही फॉर्मूला है कि आप यहां से आई निकालें, और फिर वही VA माइनस VB को आई से भाग दे दें, तो क्या निकल जाएगा? आर इक्विवेलेंट। तो इसको जल्दी से लिख लें आप लोग। लिख लिए? बोलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये कॉन्सेप्ट ही मेन कॉन्सेप्ट है। बार बार यही चीज हम लोग क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, चाहे क्वेश्चन इजी हो या क्वेश्चन टफ हो। जोड़ घटाओ जो रटेंगे वो तो रटेंगे ही। हम बार बार बात कर रहे हैं कि कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो यही चीज करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड भले बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ किसी तरह बिहार बोर्ड पास करना जिंदगी का अंत नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो है, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधकों का समूहन, प्रतिरोधकों का समूहन। ध्यान से सुनिएगा। अब एक चीज ये भी होता है, बच्चों से पूछा जाएगा, बताओ कितने तरह का समूहन होता है, कितने तरह का कॉम्बिनेशन? बच्चा बोलता है 2, सीरीज और पैरेलल। ऐसा बात नहीं है दोस्त, कई इनफाइनाइट तरह के समूहन हो सकते हैं। 2 बहुत ही सिंपल टाइप के कॉम्बिनेशन है, उसका नाम है सीरीज और पैरेलल। ये नहीं कि सिर्फ सीरीज और पैरेलल ही है, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन है, ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही मतलब जबरदस्त सब कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हाँ, ये बात अलग है कि बेसिकली इजीली 2 तरह के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो चलिए पहला लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो किसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन? इसको लिख सकते हैं श्रेणी क्रम
समूहन। ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है ये। अगर एक साथ बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हों एक ही वायर से और 1 बाय 1 लगे हुए हों, ठीक है, तो इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि इफ नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड 1 बाय 1 विदाउट एनी ब्रांच, विदाउट एनी ब्रांच, कहीं कोई ब्रांच नहीं हो, तो उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखेंगे? इफ नंबर ऑफ रजिस्टर्स connected 1 by 1, if number of registers connected 1 by 1, ठीक है, without any branch, ठीक है, then this connection is called series combination। अब इसकी एक खासियत होती है, जब ब्रांच नहीं निकला हुआ है ना, तो जो जितने भी सीरीज में रहेंगे वो सब में करंट सेम जाएगा। वो सब में करंट क्या जाएगा? सेम जाएगा। बोलिए, वो सब में करंट क्या जाएगा? सेम जाएगा। इतना बात आपको पता है कि अगर एक लाइन में है 1 ही वायर है तो करंट क्या होगा? सेम। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन current passes through each register is same। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या लिखेंगे? यदि बहुत सारे प्रतिरोधक एक के बाद एक इस तरह जुड़े हों कि इनमें कोई शाखा ना हो, तो इसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों से समान धारा गुजरती है। अब आइए, अब हम इसका जो निकालने, देखिए किसी का भी हम कैसे निकालने बोले थे इक्विवेलेंट। सबसे पहले आप करंट निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? करंट निकाल लो। तो आइए, क्योंकि ये जब हम लोगों को भी 10th में बताया गया था टीचर के द्वारा, तो एक खास तरीके से कर दिया गया था कि इतना 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 आर इक्विवेलेंट बराबर इतना इतना, लेकिन समझ में हमको तो नहीं आया था कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन अब
हमको समझ में आ गया है। आप बोलेगा सर बड़ा लेट से समझ में आया आपको, क्या कीजिएगा, हम थोड़ा धीरे समझते हैं। तो अब देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें करेंट पता करना है। क्या पता करना है, करेंट पता करना है, और तब इन सब के बदले एक लगाना है और यही बैटरी लगा करके सेम करेंट हमको पता करना है। आगे चल के हम बैटरी के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ये हम आपको अभी बता देते हैं। बैटरी के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल इन द सेंस कि जितना चीज़ फिजिक्स में आपके सिलेबस में है उन सबको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि करेंट चैप्टर का मीनिंग लोग यही समझते हैं पर एक्चुअल में ये है नहीं। ये बहुत ही छोटा बच्चा जैसा चीज़ है, ये सब बनाना पूछना ये सब बहुत बच्चे वाली बातें हैं, ठीक है। डोंट टेक इट लाइक कि हाँ हम बहुत बड़ी बात पढ़ रहे हैं। तो अब हमको क्या पता करना है, करंट। तो चलिए देखिए, ये भी है तो इस पॉइंट को मान लीजिए भी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए 0। भी है तो यहाँ भी माने और यहाँ 0 माने। अब लिखेंगे तो भी माइनस भी ए, गौर से देखिएगा, भी माइनस भी ए इक्वल टू IR1, फिर भी ए माइनस भी बी इक्वल टू IR2, फिर भी बी माइनस 0 इक्वल टू IR3। गौर से देखिए, आप इस तीनों को कैंसल कर दीजिए तो भी माइनस जी बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया, ये आ गया। तो I इक्वल टू क्या हो गया, V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हुआ गया क्या हमारा I। क्या आ गया I। जनरली बच्चा क्या करता है, फिर इसको नीचे कर देता है, यहाँ लिख देता है R इक्विवेलेंट। जनरली बच्चा इसको नीचे कर देगा, यहाँ लिख देगा R इक्विवेलेंट। लेकिन क्या है R इक्विवेलेंट, अब असलियत समझिए। अब इसके बदले हम एक सर्किट बनाएंगे, इसके बदले हम एक सर्किट बनाएंगे, वही बैटरी लगाएंगे भी, करेंट भी चाहिए वही, और ये लिख देंगे R इक्विवेलेंट। तो अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, भी इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय I। बोलिएगा सेम चीज तो ये किया जा रहा था, हाँ जी सेम चीज किया जा रहा था, आंसर इसीलिए तो सेम आता है। लेकिन अब हम V बाय I के जगह पे अगर लिख दें कितना, इतना, तब आ जाएगा कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मेरे हिसाब से इस ढंग से अगर आप सोचते हैं तो आप एक्चुअल चीज सोच रहे हैं, और अगर इस ढंग से नहीं सोचते हैं तो एक्चुअल चीज नहीं सोच रहे हैं। तो जल्दी से इसको लिखिए, वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग ऑफ द सिलेबस, ठीक है, जल्दी लिखिए। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। कुछ भी नहीं है, बचपन वाला चीज है, बचपन वाला चीज है। अगर हमसे पूछा जाए कि सर आप अभी तक में तब क्या अच्छा चीज पढ़ा है, तो हम ये अच्छा चीज पढ़ा है कि हम आपको ये इक्वेशन लिखना पहले ही सिखा दिए। ये नहीं किए कि ये इक्वेशन हम अभी सिखाए, हम ये इक्वेशन आपको पहले ही लिखना सिखा चुके हैं। मेरे हिसाब से वो इक्वेशन लिख के सॉल्व करना ही होशियारी है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर बहुत सारे रहेंगे, R1 R2 R3 R4 डैश डैश डैश,
Rn। तो if n registers are in series तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 Rn। कोई दिक्कत? दूसरा, अब अगर सारे रेजिस्टेंस क्या हो? सेम हो, तो इफ n registers of same resistance connected in series तब क्या होगा? तब देखिए R R R R इस तरह से, तो R R R और ये कितना N2, तब जो होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R R R R R N बार, तो N R कितना होगा? N R। तो ये सब बहुत ही इजी बातें हैं, ये सब बहुत ही इजी बातें हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? एनी वन ऑफ द रेजिस्टेंस। समझिए क्या बोल रहे हैं। अगर बहुत सारा हो रेजिस्टेंस, ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य, या ऐसे लिखते हैं श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान किसी एक प्रतिरोध से, या कोई कह सकते हैं किसी भी प्रतिरोध से ज्यादा होगा। ये तो मजाक ही है, प्रतिरोध से ज्यादा होगा। जब भी आप कोई भी चीज लिखें इस तरह से पॉइंट्स, तो आप ये जरूर सोचें कि इस पॉइंट्स में कुछ दम भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं एक ही बात को 3 बार लिखा रहा हूं। तो ये सब बातें बहुत, एज ए स्टूडेंट आपको इन्हीं सब बातों को गौर करना चाहिए कि क्या इनमें से जो भी चीज लिखाया गया वो क्या बहुत दमदार है। तो अगर इस पूरे को देखा जाए तो इसमें कोई भी दम नहीं है, ये आप आराम से अपने से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर इस तरह से हो 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, अब हम आपसे पूछ दें कि बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो भैया आप तो बता ही दोगे, ये कोई मजाक ही है ना, ये क्या है, ये हम क्या आपसे पूछें। तो आपको पता ही है, आपको पता ही है कितना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है इनमें से सबसे बड़ा होगा, तो आर इक्विवेलेंट जो है इस सबसे क्या होगा? बड़ा होगा, यानी कि इसके बराबर कोई नहीं पहुंचेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तीनों जोड़ के है। तो ये तीनों जोड़ के जब ये है तो इसमें से अकेला कोई इसके बराबर हो ही नहीं सकता, यही बात है। ये बार ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया जाता है, तो जल्दी आप इसको लिख लें। बहुत ही सिंपल सा ये चीज है, ठीक है। अब हम हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे पैरेलल। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए
सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम समूहन। कुछ भी नहीं है। इस बार क्या, सेम बात, फिर से सेम बात कि भैया आप करंट निकाल लो, करंट निकाल लो और उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे फिर वही करंट प्राप्त करने की कोशिश करो। तो देखिएगा, फिर से करते हैं। देखिए, तो पैरेलल में क्या होगा, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर और यहां बैटरी। ये सब रजिस्टर का साइन, ये है सिंबल है, और ये बैटरी का सिंबल है, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, तो यही हुआ क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिखने से भी पैरेलल लगता है, लेकिन असलियत बात क्या होना चाहिए वो भी हम आपको सिखाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा दिमाग लगता है, बच्चे सबको अगर पैरेलल दे भी दिया जाता है तो वो पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन पैरेलल है और कौन सीरीज है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें। कब कहेंगे पैरेलल, तो when two or more registers, when two or more registers connected such as, when two or more registers connected such as the one end of, one end, देखिए इसका भी एक एंड, इसका भी एक एंड, इसका भी, one end of each register connected at same point and other end of each register connected at same point। अब आपको समझाते हैं ये क्या। देखिए, ये देख करके तो बच्चा भी समझ जाएगा कि ये पैरेलल है, पर अभी हम आपसे पूछते हैं। ये देखिए, इस तरह से दे दिए, ध्यान से देखिए। अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें R1 R2 R3, गौर से देखिए, इसमें R1 R2 R3 क्या पैरेलल है या नहीं है, R1 R2 R3 पैरेलल है या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि ये पैरेलल है या नहीं है। पर आपको बता दें, अगर आप R2 R3 को भी देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा ठीक से बनाना होगा हमें, बात समझ रहे हैं। ठीक है, इसको एक सेकेंड, इसको कैसे इसको काटेंगे तो पूरे उड़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको बनाते हैं। 1 मिनट के लिए खाली रुक जाइए, 1 मिनट के लिए इसको इस तरह से कर देते हैं। ए, ठीक है, और इसको कर देते हैं बी। अब रहने दीजिए। अब तो क्या ये तीनों पैरेलल में है, तो यस ये पैरेलल में है। यही सब चीज 12th में, अब जब आप ये सब चीज पकड़िएगा तब ना आप 12th में गए। यानी अगर आप अभी भी 10th लेवल तक ही बना पाते हैं, इसका मतलब है या तो मुझ में खराबी है या आप में। तो ये तीनों क्या हुआ, पैरेलल। दिखने से नहीं भी लग सकता है, पर है। पूछिए क्यों,
क्योंकि इसका देखिए इस तीनों का एक सिरा एक जगह पे जुड़ा हुआ है और इधर वाला भी जो सिरा है वो एक ही तार से जुड़ा हुआ है। इधर वाला भी जो सिरा है वो एक ही तार से जुड़ा हुआ है। इसको आप ऐसे भी करके दिखा सकते हैं किसी भी इंसान को। ए और बी, ये और ये एक ही चीज है। R1 R2 और R3 ये दोनों एक ही चीज है। पर ये देखेगा आदमी तो समझ जाएगा कि पैरेलल है, पर ये देखेगा तो नहीं समझ पाता है। अब समझिए होता क्या है कि आप जो ये है ना इसको आप समझ लेते हैं कि ये रॉड है। असल में ये रॉड नहीं, ये तार है। अब इसको सोचिए, ये यहां लगा हुआ, इसको पकड़ के यहां खींच देंगे तो क्या नहीं होगा ये? अरे मान लिया जाए ये एक रजिस्टर है, ऐसे दूसरा ऐसे पैरेलल होने वाला था, उसको ऐसे करके ऐसे कर दिए, अब यहां जोड़ दिए तो क्या ये दोनों R1 और R2 बोलिए तो R1 और R2 क्या पैरेलल है या नहीं है? ऐसे इधर यहां चलिए, यहां A दे दिए, यहां B दे दिए, तो क्या R1 R2 पैरेलल है या नहीं? अरे पैरेलल ही भाई। देखो ये तार जो है ना, इस तार को अगर थोड़ा सा छोटा कर दोगे तो ये इसी तरह हो जाएगा। ये सब चीज आपको सीखना चाहिए कब? 12th में। कि इसका शेप देख के मत समझिए, तार देखिए कि तार कहां से जुड़ा हुआ है। इस तार को थोड़ा लंबा कर देंगे, इस तार को छोटा कर देंगे तो ये यही तो हो जाएगा। बस जो आदमी ये तरह से सोचना शुरू करता है वो एक्चुअल 12th का फिजिक्स पढ़ रहा है। जो अभी तक ये सोच रहा है कि यही होगा सीरीज और ये नहीं होगा सीरीज, ये नहीं होगा पैरेलल, वो 12th फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है। तो आई होप हम आपको समझा पाए हैं। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये जो अभी पॉइंट डिस्कस किए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब क्या होता है तो इसका एक खास बात, जब देखिए इधर भी एक तार से जुड़ा हुआ, इधर भी, तो पैरेलल में जो भी होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज सेम in parallel combination. Potential difference of each register is same in किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी, क्योंकि देखिए इसी वायर से पूरा कनेक्टेड है, इसी वायर से, तो जो पोटेंशियल यहां का वही पूरा का है और वही यहां का है। ठीक है, अगर वायर है और बीच में रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं आया तो हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो यहां से यहां तक हर जगह का पोटेंशियल क्या है? सेम। यहां से यहां तक हर जगह का पोटेंशियल क्या है? सेम। अगर यहां 100 वोल्ट, यहां 0, तो पूरे का 100 और पूरे का 0। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के एक सिरे एक बिंदु से जुड़े हों,
जुड़े हों और दूसरे सिरे पुनः एक ही बिंदु से जुड़े हों तो इन्हें समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। क्लियर? अब तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समानांतर क्रम समूहन में, समानांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधों का, समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम आपको पहले बताते हैं कि हम I निकालेंगे। तो मान लिया जाए इसमें गया I1, इसमें गया I2 और इसमें गया I3। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या है? सेम। तो हम लिखेंगे V इक्वल टू I1 R1, फिर V इक्वल टू I2 R2, V इक्वल टू I3 R3 और I बराबर हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 के जगह पे, तो I बराबर लिख सकते I1 के जगह पे V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो I बराबर आ गया V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इतना आ चुका है हमारा I का मान। अब हम इसके बदले में एक रजिस्टर लगा दे रहे हैं R इक्विवेलेंट, और करंट वही जाना चाहिए। तो इस बार क्या लिखेंगे? V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, हाँ या ना? तो अब यानी कि V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू I। अब V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू I, यहाँ I, तो हम लिख सकते हैं V बाय R इक्विवेलेंट। देखिए जनरली क्या बताया जाता है कि इसको इधर कर दो और इसको 1 बाय R लिख दो, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि क्यों लिख रहे हैं 1 बाय। तो देखिए, तो V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू I है, तो यहाँ V बाय R इक्विवेलेंट यानी कि I के जगह पे कितना? इतना। तो V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, भी कैंसिल, तो आ गया 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दिस इज द फॉर्मूला। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं। V बाय I को R लिखते हैं, I बाय V को 1 बाय R लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीके से अगर आप समझते हैं तो बेहतर है। जल्दी से इसको आप लिख लें। कोई दिक्कत? चलिए, अब फिर वही वाला बात कि अगर पहला, अगर बहुत सारा रजिस्टर हो जुड़ा हुआ, R1 R2 R3 डैश 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 Rn, तब क्या होगा? तब क्या होगा? गौर से देखिए, तब क्या होगा? तब होगा
1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डैश 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 1 बाय Rn। मजाक है, जस्ट अ मजाक। दूसरा, अगर सब में R आ रही हो, इस जगह पे बैटरी हो, R R R कितना N, तो क्या लिखेंगे 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R डैश 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 1 बाय R कितना N टाइम्स, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू R हो गया और 1 1 1 N बार तो N हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना R बाय N। इसको पलट दिए तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना R बाय N। तो अगर 10 10 10 10 10 10 करके 5 बार है तो आपको कर देना है 10/5। क्या कर देना है 10/5। और इसका क्या होता है तीसरा पॉइंट, ये पहला ये दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is always lesser than any of the resistance। ठीक है, यानी किसमें, इन पैरेलल, किसमें, पैरेलल में। ठीक है, तो क्या लिखे, समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में क्या समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान, समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान किसी भी प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है भाई, अगर कुछ भी हो गौर से देखिए, 2 ओम 4 ओम 6 ओम इस तरह से। ठीक है, तो इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 बाय R इक्विवेलेंट लिखेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब इसको 12 हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 6 3 9 2 11, तो R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 12/11 यानी 1 पॉइंट समथिंग। तो 1.1 ओम तो है, इन तीनों में से छोटा है सबसे, तो ये हुआ। इतना आप आज लिख लें। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास की अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है तो इस क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात हम सिखाए आपको, एक तो इक्वेशन लिखना और दूसरा कि इसको तार समझना। इसको तार समझिए, रॉड नहीं कि अब वो मुड़ गया है तो हिलेगा ही नहीं, ये ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच। और संडे को हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। बाय बाय।